हेलो एवरीवन। आज का वीडियो सीटेट के आंसर की पे आधारित है, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को हुआ था उसी का आंसर की देखेंगे ईवीएस में क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलता है। ओके, रामा क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्रिकेट खेलने में कौन सी एनर्जी का उपयोग करता है। तो ये बात सभी को मालूम है कि क्रिकेट खेलने में जो है मस्कुलर एनर्जी यानी कि मांसपेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकली खेलते हैं, पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है उसमें। सेकंड आते हैं कि असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। देखिए, समान किस्म जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं वो है बोरा, यानी कि बोरा और चेवा दो किस्म है चावल की, जो असम में बिहू का त्यौहार जो है उसके बाद मतलब कि इसको शाम में बनाते हैं। तो बोरा और चेवा ये दो प्रकार है। तो चेवा तो नहीं, अब बोरा दिया होता, आंसर यही होगा। अब बात थर्ड में कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, ईंधन जब आप जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलता है और उसमें से लाइट भी आता है। ठीक है, तो उसमें से हीट और लाइट दोनों मिलता है, तो इसका आंसर होगा उष्मा और प्रकाश। जब किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से उष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, ये आपके ईवीएस का क्वेश्चन नहीं, ये साइंस का क्वेश्चन डाल दिया इसमें, कोई बात नहीं, फिर भी आसान ही था। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सांप क्या करते हैं और कौन सा गलत है, उसको चिन्हित कीजिए। तो वे कह रहे हैं कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते नहीं, सांप शिकारों को चबा कर नहीं बल्कि निगल कर खाते हैं। ठीक है, अब डायलॉग भी सुने होंगे कि मेरा नाम अजगर है, मैं डसता नहीं निगल जाता हूं, तो निगल के खाता ये। और गलत यही है, फिर भी आगे देखते हैं क्या है। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सही बात है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल बात सही है, नुकीले दांत होते हैं उनके। सांप जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि सांप के एक डसने वाले दांत होते हैं, मतलब ऊपर में खोखली दो नली होती है जहां से वो जहर फेंक देते हैं। चलिए अब आगे आते हैं कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दिशा में होंगी। तो देखिए क्या होगा इसका। मान लीजिए यहाँ है गुजरात, ये है गुजरात, और ये रहा यूपी, और ये रहा आपको आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ से गुजरात से अगर यूपी जाएंगे तो इसका दिशा क्या होगा, इधर की दिशा क्या होगा। तो आपको ऊपर में हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो आप देखिए न नॉर्थ जा रहे हैं न ईस्ट जा रहे हैं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, यानी कि उत्तर पूर्व जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए न तो दक्षिण जा रहे हैं न पूरब जा रहे हैं, ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण। न दक्षिण जा रहे हैं न पूरब जा रहे हैं, मतलब दक्षिण पूर्व जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। इसको हम मैप पे बहुत अच्छा से करवा दिए आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 66 नंबर क्या कहता है। छियासठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो इसमें कह रहा है जीरा है, केसर है, मिर्च है, लौंग है। तो और उधर एक ऑप्शन दिया कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से आया है और पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार है। तो देखिए सबसे पहले दिया आपको ए जीरा। जीरा क्या है, छोटा रंग का परंतु खुशबूदार है, यानी कि ये जो होगा जीरा, ये जो जीरा होगा आपको, ये जीरा ये छोटा परंतु खुशबूदार है। आप लोग भी खाए होंगे, होटल वगैरह जाते हैं तो खाने के बाद आपको जीरा दिया जाता है, तो ये होगा। और सेकंड क्या है, केसर। केसर क्या होता है, केसर जो है वो पीले रंग का होता है, केसर पीले रंग का होता है। अब आते हैं मिर्च। मिर्च के बारे में सब जानते हैं कि एक आपको जो बताए थे कविता कौन कहाँ से आए जी, उसी में क्या है, मिर्च कहाँ से आया है, मिर्च आपको दक्षिण अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से आया है। ठीक है, चलिए। और लौंग क्या है, लौंग जो आपको, ये लौंग जो है किल की तरह दिखता है, किल की तरह दिखता है ये। तो इसका मतलब मैच करेंगे तो इसका आपको आंसर जो आएगा वो 3 नंबर आएगा, ये होगा आंसर।
ठीक है, अब आते हैं फोर्थ, नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर में। वो क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कौन है। तो आपको बताए थे कि बंगाली खाड़ी में जो राज्य होगा उसका होगा बोट, BOAT, बोट होगा बंगाली खाड़ी में। और जाके अरब सागर से सटा हुआ जो राज्य होगा वो होगा आपको GMGKK, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये होगा। और बोट राज्य होगा बंगाली खाड़ी से। देखिए बोट राज्य में क्या होगा, B4 हो जाएगा आपको बंगाल, O4 उड़ीसा, A4 आंध्र प्रदेश, T4 तमिलनाडु। लेकिन यहाँ देखिए आपको तेलंगाना दिया हुआ है, तो वो तो होगा नहीं तेलंगाना। और सेकंड क्या दिया हुआ आपको, सेकंड उड़ीसा दिया हुआ है, ये होगा उड़ीसा। कर्नाटका भी नहीं होगा क्योंकि कर्नाटका जो है पश्चिमी घाट पर है, केरला भी पश्चिमी घाट पर है। क्या होगा आंसर, 67 का 2 होगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में तो क्या कह रहा है कि कुरुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये एकदम सही कह रहा है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से नहीं, लॉटरी के माध्यम से झारखंड में नहीं होता है, बल्कि ये आपको जो होता है मिजोरम में होता है। चलिए, जंगल अधिकार कानून 2007 ने, बिल्कुल सही है, जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 नहीं, कम से कम 15 नहीं, कम से कम 25 वर्ष, जो कम से कम 25 वर्ष से रह रहा उस जंगल में, उस जंगल में उसका अधिकार है। तो यहाँ 15 वर्ष दिया इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड में आते हैं, मतलब नेक्स्ट में आते हैं डी में, कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, AD होगा। AD किस में है, 1 नंबर में, आंसर ये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका आंसर आपको 144 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सत्तर नंबर में आते हैं। ठीक है, तो 70 में क्या कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि कांसा यानी कि ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित के पिघला कर बनाया जाता है। मतलब कह रहा है कि कांसा जो है या ब्रांज जो है वो किससे पिघल कर बनता है। तो आपको बता दिए थे कि इनका क्या होगा, तांबा और टीन होगा। तांबा और टीन, यानी कि कांसा होगा ताटी, तांबा और टीन। तांबा और टीन, ये देखिए दिखा, तांबा ये है, टीन यहाँ है, तांबा का इंग्लिश कॉपर दिया हुआ है, तो आंसर यही होगा ताटी। और आपको बताए थे कि पीतल क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, उसका भी शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, हाथियों के बारे में। देखिए क्या कह रहा है हाथी के बारे में कि निम्नलिखित में से हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, नहीं 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम होता है। तो ये वाला ऑप्शन ए क्या है, गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी में आते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं, 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम, मतलब 1 कुंटल पत्ती खा लेता है वो, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है। सी, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटा सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बात कह रहा है ये, सी बिल्कुल सही है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर CD होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का वर्ष है, मतलब मधुमक्खी कब पालन करते हैं बिहार के लोग, तो वो क्या है आपका, अक्टूबर से दिसंबर है। फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं और अक्टूबर से दिसंबर में वो मधुमक्खी का पालन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा आंसर इसका। अब हम लोग आएंगे 73 नंबर में, 73 में आएंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए, यानी कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि
दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, दाब लगने से क्या होता है, गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुस्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो यानी कि स्टेटमेंट एक भी ठीक है, दो भी ठीक है, और जाके व्याख्या भी कर रहा है वो एक दूसरे का। तो ये इसका आंसर होगा आपको तो 73 का 3 हो जाएगा। अब 74 में आते हैं, क्या कर रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट बोला है। स्टेटमेंट एक बोलता है कि मनाली में ढालू छतों वाली मजबूत बांस के खंभों पर नहीं। देखिए यहाँ मनाली में छतें जो है वो ढालू होते हैं, लेकिन बांस के खंभे पर नहीं होते हैं। बांस के खंभे पर जो असम में होता है। तो ये स्टेटमेंट एक क्या है, गलत है। दो में आते हैं, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट एक गलत है और दो क्या है, सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर, कि ए गलत है परंतु बी सही है। अब आते हैं 75 नंबर में, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्य पर विचार कीजिए। यानी कि पौधे कौन कौन सा कार्य है। तो कह रहा पौधे भोजन का उत्पादन और भंडारण करता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। पौधे को शक्ति और सहारा देता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये पौधे के बारे में। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल खनिज का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मतलब कि जल खनिज का पूरा मतलब कि इसमें पौधे में जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कह रहा है कि आपको इसका आंसर होगा आपको ए बी सी तीनों। छिहत्तर में आते हैं, 76 क्या कहता है। चलिए तो 76 को देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। ईवीएस के स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि ईवीएस के सीखने की अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, मतलब ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। समझे। तो इसमें कह रहा, और आते हैं स्टेटमेंट 2 में आते हैं कि विभिन्न प्रकार की कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। देखिए स्टेटमेंट एक भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। ये चूंकि इसलिए 3 होगा क्योंकि स्टेटमेंट एक ये बोल रहा है कि ईवीएस में अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण ये सब जो है सीखने की प्रक्रिया की ओर लेके जाता है और उधर लेके जाने की आवश्यकता भी है बच्चों को। और फिर क्या स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणाम को हासिल करते हैं। ईवीएस जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल सिखाते हैं। तो स्टेटमेंट एक भी है सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और सही में एक की व्याख्या 2 कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 77 में आते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक डालने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। यानी कि अंडे को एक साधारण पानी में रखते हैं तो वो अंडा डूब जाता है, जब उसमें नमक मिलाते हैं तो वो अंडा तैरने लगता है। तो फिर जब विद्यार्थी उनसे पूछेंगे कि वजह क्या है तो वो टीचर कौन सी व्याख्या देंगे। तो टीचर ये बताएंगे कि पानी के घनत्व के कारण होता है। मतलब जब नमक में जब पानी में नमक जब डालते हैं तो पानी का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, वो बढ़ जाता है और फिर अंडा क्या होता है, वो सतह तक नहीं आ पाता है, क्योंकि जब पानी मोटा हो जाएगा तो अंडा ऊपर में ही तैरेगा। ठीक है। अब आते हैं 78 में आते हैं, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक यानी कि सम्मेटिव योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। यानी कि अगर आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं तो आप एक क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं जो कि सम्मेटिव प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब साल के अंत में जो एग्जाम लेते हैं उस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ऐसे कंडीशन में आप किस पर सबसे अधिक बल दीजिएगा, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको लंबाई से मतलब नहीं है और न उसकी मतलब कुल अंक से मतलब है, लंबाई कितना लंबा हो उससे मतलब नहीं है।
मतलब कंटेंट से है। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, लंबाई से तो मतलब नहीं, उद्देश्य से मतलब है। लेकिन आप 3 नंबर में आते हैं प्रश्न पत्र के सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। हाँ, ये सही है कि अगर हम समेटिव एग्जाम ले रहे हैं तो हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम उसमें मतलब कौन कौन सा टॉपिक को कवरेज कर रहे हैं और उस टॉपिक को कवरेज करने का पर्पस क्या है। तो ये आपको समेटिव एग्जाम जो होता है साल के अंत में, उसका प्रश्न पत्र तैयार करने के पीछे ये एक पर्पस है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ये रहा। चलिए तो देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है। एक मिनट रुकिए, 79 है ये। क्या कह रहा है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन। देखिए इनसे पहले अभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़े हैं, फॉर्मेटिव एवल्यूशन। फॉर्मेटिव मतलब साल के अंत में जो लेते एग्जाम, यानी कि वैसा एग्जाम जिससे बच्चे को कक्षा प्रोन्नति यानी कि पास फेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर पास फेल वाला बात नहीं है, यहाँ बात है कौन सा, रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि वैसा असेसमेंट जिससे बच्चों में इंप्रूवमेंट लाते हैं। उसको रिजल्ट नहीं बल्कि उसमें जो कमी होती है, जो खामी होती है, उसको सुधार करते हैं। तो उसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव क्या होता है, उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये साल के अंत में लेते हैं, इसमें पास फेल वाला बात है। ठीक है, तो 79 बोल रहा है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है सीखने के लिए आकलन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ये इससे पहले भी सीडीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस कर दिए हैं। सीखने का आकलन नहीं, सीखने का नहीं, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होगा वो समेटिव असेसमेंट में आएगा, तो ये इसमें आएगा नहीं। अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी आएगा। और अबाउट जो है वो भी आपको समेटिव में आ जाएगा, यानी कि ऑफ लर्निंग और अबाउट लर्निंग वो आपको समेटिव असेसमेंट में आएगा। लेकिन फॉर लर्निंग एज लर्निंग जो है वो आपको फॉर्मेटिव में आएगा, मतलब रचनात्मक आकलन में आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, इसलिए इसका आंसर होगा आपको एसी होगा। ये रहा आंसर। अब बात 80 में आते हैं कि आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है उनको आप ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे बेहतर होगा, सबसे उपयुक्त होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, तो उनके लिए आप कौन सा जो क्रिया है सबसे उपयुक्त उसको चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं, एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भाग का चित्र बनाना। चलिए ठीक है, चूंकि चित्र बना रहा है भाग के भिन्न भिन्न पौधे का, भिन्न भिन्न पार्ट का, तो ये भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, मान लेते इसको। चलिए ठीक है। सेकंड है ग्लोब का नक्शा पढ़ना। देखिए नक्शा पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ उसमें, उसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकल वाली बात, व्यवहारिकता वाली बात कोई है ही नहीं। थर्ड में आते हैं विभिन्न देशों को सिक्कीकृत करना, यानी कि भिन्न भिन्न देश का जो करेंसी है उसको हम जमा कर रहे हैं, इसमें भी क्रिएटिविटी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे में कुछ नया नहीं कर रहा ना, बच्चे कुछ लिख नहीं रहा ना, कुछ अलग से नहीं कर रहा ना, इसलिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना। चलिए ये भी ठीक है, 4th नंबर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन इनसे भी बेहतर जो है, चूंकि उसमें चित्र बना रहा है भिन्न भिन्न पौधे के भिन्न भिन्न भाइयों का, इसलिए बेहतर आंसर जो है वो ए होगा 80 का। अब आते हैं 81 नंबर में। क्या कर रहा है 81 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही स्टेटमेंट बोला है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। यानी कि जब आप बच्चे को एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होता है बच्चों के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे नॉलेज क्या होता है, अस्थायी होता है और प्रैक्टिकल भी हो जाता है इनसे, अच्छी बात है। क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है, सही बात है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों को आप बुक में पढ़ा रहे हैं लाल किला, आप फिर लाल किला को जाके दिखा दिए, तो क्या हुआ, वो बच्चे जिस वस्तु जिस घटना को पढ़ रहा था वो उनको मतलब प्रैक्टिकल कर लिया, वो उनको हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ गया।
तो बेहतर है ऑप्शन स्टेटमेंट एक भी ठीक है और स्टेटमेंट दो भी ठीक है, दोनों ठीक है। और सही मायने में जो है वो दो जो है यानी कि आर है वो एक की व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, 81 का वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, चलिए 82 में आते हैं। क्या कह रहा है, यदि थीम यात्रा यानी कि यात्रा थीम जो है रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो कौन पूरा करेगा थीम भोजन को। मतलब ये कह रहा क्वेश्चन कि अगर यात्रा थीम जो है रेलवे स्टेशन सामुदायिक जो संसाधन है उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको दर्शा रहा है, तो फिर भोजन किसको दर्शाएगा। तो देखिए भोजन दर्शाएगा वो कृषि फर्म को, क्योंकि किसान को इसलिए दर्शाएगा क्योंकि अगर यात्रा यात्री को दर्शाता तो फिर भोजन किसान को दर्शाता, लेकिन यहाँ पर यात्रा जो है यात्री को नहीं बल्कि जो संसाधन है जो चीजें हैं उनको दर्शा रहा है, इसलिए भोजन भी जो है जो भोजन का जो चीज है जो मतलब टूल्स है कृषि फॉर्म उसको दर्शाएगा। ठीक है, अब आते हैं 83 में। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान है ये है कि जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि बच्चों का जो प्रश्न है वो प्रश्न को उन्हीं लोगों में से बोलते इसको और भी मतलब कि थोड़ा सा डिटेल समझाइए या और भी अच्छे समझिए। तो जब हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अपने साथी से अपने संगति से जब सीखिए, इसका मतलब कि ये जो प्रश्न हो गया ये खोजपूर्ण वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि बच्चे चीजों को खोजते हैं फिर उनसे जुड़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, 84 में आते हैं। देखिए 84 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थी के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। देखिए सिंक्रोनस जो है संप्रेषण, इसका मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे का फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, उनसे बहुत सारे बच्चे को बैठा करके एक साथ। सिंक्रोनस का मतलब यही होता है। तो आप देखिए इसमें कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सही बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे को बैठ करके उनसे फेस टू फेस यानी कि आमने सामने बातचीत होती है, ये भी ठीक है। ऑनलाइन चैट, ये भी ठीक है। फ़ोन थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को हम एक साथ में उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो ऑप्शन नंबर मतलब एक में जो फ़ोन है वो ठीक नहीं है। दो में आते हैं, इसमें फ़ोन कॉल दिया, ये ठीक नहीं है। प्री रिकॉर्डिंग, इसमें तो पहले से रिकॉर्ड है। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी नहीं होगा। ईमेल, ये तो और नहीं होगा। सोशल मीडिया पोस्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग होता है, ज़्यादा लोग को हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे फेस टू फेस। फोन कॉल भी नहीं होगा इसमें। त्वरित संदेश, फोर्थ में ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब भी नहीं होगा। यानी कि आप देखेंगे कि 2, 3, 4 ऑप्शन जो है इसमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो है चीज़ें वो गलत है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़ोन कॉल उतना मतलब इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये एक होगा। क्योंकि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा ही होगा, ऑनलाइन चैट ही होगा। फ़ोन कॉल थोड़ा सा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ यानी कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक पॉजिटिव देखेंगे तो वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। 85 पे क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। यानी कि आप एक टीचर हैं और अपने बच्चे के लिए 3 से 5 का जो ईवीएस बुक है उसमें से आप पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। यानी कि आप जो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी के लिए ईवीएस का जो पुस्तक चूज कर रहे हैं उनमें से किस मानदंड को आप बेहतर मानेंगे। यानी कि 4 ऑप्शन हैं, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा जो उसको पाठ्य पुस्तक चूज करवाने में आपका हेल्प करेगा, मतलब बेहतर मानेंगे आप, उसको अच्छा मानेंगे।
तो कह रहा पाठ पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। देखिए एक नंबर इतना लंबा कर दिया ना कि आंसर यही होगा। ये आंसर बताने के चक्कर में बहुत लंबा कर दिया, यानी कि सब आ गया है इसमें। जो है पुस्तक ऐसा हो जो लिंग जाति वर्ग और धर्म के आधार पर और किसी भी रूढ़िवादी सोच या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, मतलब उनसे परे होना चाहिए। इनमें ये सब बात नहीं झलके, इतना लंबा कर दिया ये ऑप्शन को कि आंसर यही हो गया। ठीक है, और आपको बताए भी थे अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जो सबसे लंबा आंसर है ऑप्शन उसी को मार दिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 86 में आते हैं। स्टेटमेंट वाला बहुत क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या कर रहा है इसमें 86 में। स्टेटमेंट एक कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। सही बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि ईवीएस को 5 थीम में बांटा गया है, उसी थीम के आधार पर हम लोग विषय को चूज किए हैं, तो विषय की बजाय क्या है, थीम है। बहुत बेहतर बात है, सही बात कह रही है। और इसका जो रीजन है, कारण जो है वो आर में क्या कर रहा है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखने शिक्षक को और विद्यार्थी के लिए आसान होता है। सही बात है कि जैसे मान लीजिए अगर यात्रा थीम है तो यात्रा थीम है तो यात्रा थीम पर जो भी कहानी होगी वो आसान होगा, वो इसको चीज़ों को जोड़ करके बता पाएगा। ठीक है, तो थीम क्या होता है, चीज़ों को सीखने में आसान करता है। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट एक भी ठीक है, दो भी ठीक है, और एक जो है वो दो की व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, 86 का 3 होगा। 87 आते हैं। 87 में क्या कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा या सीखने का परिणाम नहीं है। यानी कि कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में कौन ऐसा ऑप्शन है जो लर्निंग आउटकम्स नहीं है, सीखने का परिणाम नहीं है। तो कह रहा ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है आपको कि कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये भी है। अगर बच्चा कक्षा की दिशा का पहचान कर पा रहा है कि इधर पूर्व इधर पश्चिम इधर उत्तर दक्षिण ये दाएं हैं बाएं हैं, ये क्या ईवीएस में लर्निंग है, चूंकि ईवीएस में दिशा भी दिया गया है तो वो बच्चे के सीख को प्रदान करेगा। सही बात है ये। 2 में आते हैं, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। देखिए आप लोग सुने भी होंगे कि गुड टच और बैड टच, गुड टच बैड टच पे अपनी राय देना। इस बच्चे को ना शऊर के कहाँ होता है कि किसको बोलेंगे गुड टच किसको बोलेंगे बैड टच, है ना। मतलब कि अगर कोई टीचर किसी लड़की के पीठ को थपथपा रहे हैं तो किस तरह से थपथपाएगा, जो बैड टच होगा, और किस तरह से थपथपाएगा तो वो गुड टच होगा। ठीक है, या किसी बच्चे के आप मतलब कि हैंड को टच किए हैं तो कैसे टच करेंगे, जो गुड टच है, कैसे करेंगे तो बैड टच है। तो ये उतना मतलब कि बच्चों को अब ये इसमें मतलब पहचान नहीं कर पाता, वो उसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी राय कैसे देगा। तो इसका मतलब है कि नहीं में यही होगा, गुड टच बैड टच जो है अच्छा यही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करने जैसे संसाधनों का स्वामित्व में भेदभाव, ये भी कर सकते हैं बच्चे। ये भी बच्चों में इतना भी शऊर होता है, ये भी जो है बच्चों में लर्निंग आउटकम है। हम चाहते हैं कि बच्चों में ये सब जागरूकता है। और कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेल के नियम का अवलोकन करना, हाँ ये भी लर्निंग आउटकम है कक्षा 3 के लिए, लेकिन गुड टच बैड टच नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपको, चलिए क्या करा 88 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो कक्षा 1 से 5 तक के जो ईवीएस जो पढ़ाते हैं उसका मेन पर्पस है, मुख्य पर्पस क्या है। तो कह रहा है विद्यार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन जोड़ना। आपको हम बताए भी थे कि अगर कोई ऑप्शन ये बताता है कि बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता है तो 99% चांस है कि आंसर वही होगा। देखिए यही है, हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के जीवन को उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाए, इसलिए पढ़ाते हैं, वजह तो यही पढ़ाने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 89 में आते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। यानी कि एक टीचर है अनीता नाम की,
वो बच्चों को एक थीम है परिवार, वो थीम पढ़ाने के लिए एक इकाई यानी कि सिंगल लेसन योजना बना तैयार करती है। ओके, तो इनमें से इनमें से कौन ऐसा जो योजना का शीर्षक हो सकता है, यानी कि उसका हेडिंग क्या होगा? तो एक नंबर बोला परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय के सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। देखिए ये भी ऑप्शन को लंबा कर दिया गया, तो ये तो है ही ठीक, लेकिन देखते हैं आगे इससे भी बेहतर है क्या। परिवार और घुमंतु परिवार, देखिए इसमें ये भी ठीक है, 2 नंबर भी ठीक है, लेकिन 1 नंबर बहुत सारे चीज को कैप्चर किया है, तो इसलिए 2 से बेहतर 1 है। अब 3 नंबर में आते हैं परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। इसमें 2 ही चीज लिया है, परिवार के प्रकार और एकल और संयुक्त, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली। तो ये भी कम चीज को कवर किया, लेकिन 1 नंबर इनसे ज्यादा चीज को कवर किया है। 4 नंबर भी देखेंगे परिवार और एक परिवार के भीतर के संबंध, तो ये भी किसी एक लिमिटेड चीज को कवर किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परिवार को कवर किया है, संबंध को, लिंग की भूमिका है, व्यवसाय, सामाजिक संस्कृति, यानी टोटल चीज को कवर किया है। इसका मतलब 89 का आंसर 1 होगा। ठीक है, अब आते 90 लास्ट आंसर में कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। यानी कि कोई शीतल है, शीतल नाम की स्टूडेंट है, वो विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविता का उपयोग करती है। सही बात है, अच्छा है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ शीतल जो है टीचर है, समझने बल्कि समझाने के लिए। ओके, टीचर है, तो शीतल कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को इसे समझाने के लिए कहानी और कविताओं का प्रयोग करता है। तो उनके द्वारा कहानी और कविता के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? तो 1 नंबर में क्या बोला है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थी का स्कूल आने से पहले सुनना होना। मतलब ये है कि कुछ पढ़ा दिए बच्चों को तो वो पूरा करके आएगा, उसको हर हाल में आगे सुनाना है, तो ये सही नहीं है। कहानी कविता का यूज करने के पीछे ये तर्क नहीं है कि हाँ आप उसको याद करके आगे सुना दीजिए क्लास में, ये नहीं है। बी में आते हैं विद्यार्थी को अपनी कविता और कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा मान लेते हैं बी को आंसर। सी में आते हैं विद्यार्थी को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बिल्कुल सही बात है, ये कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चे संस्कृति से जुड़ते हैं, उसको जानते हैं, एकदम सही बात है ये। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में आते हैं पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी ठीक है, जब हम किसी भी लेसन में जब कविता कहानी का यूज करते हैं तो क्या होता है, पाठ क्या होता है, संवादात्मक हो जाता है और अधिक दिलचस्प होता है, और अधिक मतलब कि मनोरंजन हो जाता है उसमें, मतलब कि बच्चों का अच्छा इंटरटेनमेंट होता है और बच्चे उससे अच्छे से जुड़ पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको BCD होगा। ओके, चलिए ओके, अब इनके बाद हम लोग मैथ को देखेंगे।